नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर की हमने थियरी कंप्लीट करा दी है। अब आपको हम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चंस का आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल चुका होगा। आप उसको अपने से भी सॉल्व करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस हम वन बाय वन सारे आपको डिस्कस करेंगे। आंसर की आपके क्वेश्चन बुकलेट के साथ अटैच है, तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अपना वेरीफाई करना है, तो आप चेक कर सकते हैं आंसर की 100% एक्यूरेट है। इन केस कहीं टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक रही है, तो हम सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, चूंकि लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो हमें आपसे ये इंटरेक्शन नहीं मिल पाता, हम क्वेश्चन जान नहीं पाते कि कौन सा आपको आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। इसी पर्पज में हमने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन कराए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपके 17th लेक्चर हो चुके हैं। 17 लेक्चर में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी करा दी है। वन बाय वन कंप्लीट थ्योरी आपको समझ में भी आ गई होगी। हर एक स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, डायरेक्ट मत पढ़िए कि आप 16 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 1 to 16 का एक दूसरे के साथ रिलेशंस है, कनेक्शंस हैं। काफी कुछ चीजें आपको पहले से आसान करके बताई गई हैं, तो आप सीक्वेंस से देखिए और कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए। 6 चैप्टर के लास्ट लेक्चर तक आप उसी फ्रीक्वेंसी, उसी इफिशियंसी, उसी एनर्जी से देखिए, फिर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक समझ हो जाएगी और फिर आगे आपसे क्वेश्चंस आसानी से निकलते रहेंगे। ठीक है, खैर चलिए, तो आज क्वेश्चंस का लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन होंगे 29-30 क्वेश्चन होंगे, शायद एक लेक्चर में हो पाए, नहीं होगा तो हम 2 लेक्चर में करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 जो है उसका नाम आपको पहले से भी पता है, फोर्स सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, an object of mass m is moving on a frictionless surface। frictionless surface मतलब नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस को हम स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं स्मूथ सरफेस लिख के आ जाएगा। तो इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको आप अंडरलाइन करिए। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, and if the velocity is constant, the rate of change of velocity, which is acceleration, equal to 0. Anything is constant, then the rate of that quantity equal to 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 देन मास 0 नहीं। ये इंप्लाई करता है कि नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, एंड m इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0। इफ a इक्वल टू 0 मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, देन नेट फोर्स इक्वल टू 0। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फोर्स एक्टिंग क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, फोर्सेस ऑन अ रॉड, ये हमने आपको थ्योरी क्लास में कराया भी है। तो फोर्सेस ऑन अ रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है, एक ऐसा रॉड है, जैसे आप अब थके मादे आए अपने घर पर और एक रॉड को दीवार के सहारे, ऐसे ये रॉड है, इसको आपने खड़ा कर दिया। जब आप रॉड, तो आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये इसका mg एकदम नीचे की हो, यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर एक फ्रिक्शन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन। अब बताइए, नॉर्मल रिएक्शन वहां हॉरिजॉन्टल बना दिए, यहाँ वर्टिकल बना दिए, क्यों? तो हमेशा कॉन्टैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है। द कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज वर्टिकल, देन नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर वर्टिकल, बिकॉज द कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, द फ्लोर इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। ये रॉड नीचे की तरफ आना चाहेगा तो इस पर यहाँ फ्रिक्शन,
अपवर्ड, और यहाँ दाएं जाना चाहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन इधर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कोई एक फोर्स होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कोई एक फोर्स होगा। तो एक्चुअल में रॉड में क्या हो रहा है, तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं। एक्चुअल में रॉड में थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg है और एक इन दोनों का रिजल्टेंट है और एक इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं। ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक फोर्स, और ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक फोर्स। तो थ्री फोर्सेस है और तीन फोर्स से कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो, थ्री फोर्स से अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो लास्ट लेक्चर में बताया तीनों क्या होंगे, कॉन्करेंट ही होंगे। और ये आपको हमने थ्योरी लेक्चर में भी क्लियर किया था। तो इस पे देखिए, इन दोनों का मिला के एक ही रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का मिला के एक ही रिजल्टेंट होगा, और तीन फोर्सेस होंगे, एक mg और एक यहाँ फोर्स, एक यहाँ फोर्स। थ्री फोर्सेस में इक्विलिब्रियम और कोप्लेनर है, तो ये क्या होंगे, कॉन्करेंट ही होंगे। तो अगर आपका एक रॉड है जो वर्टिकल वॉल से रेस्ट कर रहा है, तो वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल है। अगर यही लैडर होता और लैडर पर कोई आदमी होता, कोई मैन क्लाइंब कर रहा होता जो एग्जैक्टली मिड के अलावा कहीं पर होता, मिड पॉइंट के अलावा कहीं होता, एक्सेप्ट मिड पॉइंट होता, तो वो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो जाता। अगर आपका एग्जैक्टली मिड पे होता तो वो भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ही होता, वो भी क्या होता। तो ये सारे केसेस हमने आपको करा रखे। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स सिस्टम शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट आपको बताना है, ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट बताना है, ना कि रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का जस्ट इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या होता है, रिजल्टेंट के, ये क्या होता है, रिजल्टेंट के जस्ट इक्वल, अपोजिट और उसके बाद कोलिनियर। equal, opposite and collinear. Equivalent is equal to the resultant, opposite to the resultant and collinear with the resultant. तो आप इस क्वेश्चंस में तीन फोर्सेस है। अब तीन फोर्सेस के लिए आपको अगर निकालना तो एनालिटिकल मेथड से करें, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लें। आप अगर इसमें करना ऐसे दो फोर्सेस, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दो दो करके, अगर टू फोर्सेस हैं तो हमें पता है कि टू फोर्स के केस में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये 5 है और ये 5 है, तो ये 5 और 5, इसको अभी दो को छोड़ो, तो इसका 5 और 5, अगर ये 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो F1 आपको बताया था, Fn स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा रिजल्टेंट 5√2 के बराबर, और ये एग्जैक्टली बीचों बीच में होगा, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो इन दोनों को हटा के, एक तो ऐसे है, इन दोनों को हटा के यहाँ 5√2 लगा सकते हैं, और ये 5 है, तीसरा बल क्या है, 5 न्यूटन है, तीसरा बल क्या है, 5 न्यूटन है। ये क्या है, ये एक बल नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, और ये बीचों बीच होगा तो इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण होगा। अब जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो क्या होगा, वो 5√, अब यहाँ ये जो रिजल्टेंट होगा आर मान लो, तो आर जो होगा वो क्या होगा, √5 स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा, आप देखिए इसमें 5 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 और यहाँ √2, तो ये क्या आ जाएगा 5√3 न्यूटन। और ये आप ध्यान रखिए, बीचों बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा इसकी तरफ झुका होगा, फर्स्ट की तरफ झुका होगा, बड़े की तरफ रिजल्टेंट झुका होता है, बड़े की तरफ। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5√2 है, तो 5 एकदम बीच में होता तो वर्टिकल हो जाता 45-45 पर, वर्टिकल से बड़े की तरफ थोड़ा सा झुका होगा। कैसे अप्रोच करते हैं, पहले दो फोर्सेस का, अब देखिए एकदम वही आसान तरीके से करो, सिग्मा एफ एक्स निकाल लो, सिग्मा एफ वाई निकाल लो, उससे हो जाएगा।
लेकिन हम सब लोग दो दो फोर्सेस के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। तो दो के लिए दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों समान भी हैं, तो 5√2 अकेले बीच में आ गया। अब 5√2 और 5 का मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट और तीसरे फोर्स का रिजल्टेंट आ रहा है वो 5√3 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 5√3 न्यूटन, और वो भी किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रिजल्टेंट रिजल्टेंट नहीं पूछा, इक्विवेलेंट पूछा है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इक्विवेलेंट जो होगा वो इसी के इक्वल 5√3 ही होगा, 5√3 ही होगा। इक्विवेलेंट जो होगा वो 5√3 होगा, फर्स्ट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5√3 एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट किस में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर हो गया। तो इक्विवेलेंट की बात की थी, इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर यही आपका रिजल्टेंट की बात करता तो सेकेंड पार्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट अगला, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो कोई एक P है, कोई एक P है, दोनों का मैग्नीट्यूड P है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ये भी दिया। देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो बताया भी है लेकिन आप फिर से कर लीजिए। रिजल्टेंट इक्वल टू F1 स्क्वायर P ही है, प्लस F2 स्क्वायर ये भी P है, प्लस 2P cos थीटा। तो यहां से आप देखेंगे अंडर रूट 2P स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से आएगा 2P cos थीटा बाई 2, 2P cos थीटा बाई 2। ये प्रूफ भी कराया था, केस में है। आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में अगर आप देखें तो केस में हमने आपको कराया कि दो इक्वल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस थीटा एंगल पर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट होगा 2P cos थीटा बाई 2, 2P cos थीटा बाई 2। क्लियर है। तो अब हम सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट इज 2P cos थीटा बाई 2। नेक्स्ट, the resultant of two equal force P having different direction is P by 2। अब देखिए जब रिजल्टेंट इक्वल फोर्स होते हैं तो रिजल्टेंट आता है 2P cos थीटा बाई 2। द रिजल्टेंट टू इक्वल फोर्स P, टू इक्वल फोर्स P का अगर रिजल्टेंट देखें तो 2P cos थीटा बाई 2, और वही आपका संयोग से P बाई 2 के बराबर है, दिया वो क्वेश्चन। हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन इज P बाई 2, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस ये पूछा गया। किन्हीं दो समान बल, कोई दो समान बल हैं जिनका रिजल्टेंट P बाई 2 के बराबर आ गया। तो जब इक्वल फोर्सेस होते हैं तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2P cos थीटा बाई 2, और वो संयोग से इस तरह से लग रहे हैं, किसी एक एंगल पे लग रहे हैं जिसमें आपका वो P बाई 2 आ गया। तो यहां से आएगा cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/4, P कट जाएगा, और यहां से cos इनवर्स 1/4 निकालें। कैलकुलेटर आप भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपका थीटा का मान जो आएगा वो 151 आएगा, 151 आएगा। यहां से आप देखेंगे तो ये मान जो होता है ये cos 75 का मान होता है, ठीक, 75.5 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बाई 2 75.5 आएगा, तो इसका मतलब थीटा जो आएगा 151 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिए। तो अगर 151 डिग्री पर दो इक्वल फोर्सेस लगे तो उनका रिजल्टेंट P बाई 2 होगा। अगर 151 डिग्री पर दो इक्वल फोर्सेस लगे तो उनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, P बाई 2। क्लियर। आगे बढ़ें। अगला, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर। देखिए मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा 0 डिग्री हो, और दोनों का सम के बराबर होता। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मतलब P प्लस Q, और मिनिमम मतलब P माइनस Q।
the maximum and minimum resultant of two forces are 14 and 18। तो यहां से आप देखें तो 2p को ऐड करने पर आपका आ जाएगा 58 और p आपका आ जाएगा 29 न्यूटन। q का मान आ जाएगा 11 न्यूटन। q का मान क्या आ जाएगा? 11 न्यूटन। ठीक है, आइए, if the resultant at any condition is 38.6 then the angle between, अब देखिए कोई दो फोर्स पूछा होता है ये अलग क्वेश्चन था। मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट आपको देके कोई फोर्सेस की वैल्यू पूछता तो ये अपने आप में ही क्वेश्चन था। मैक्सिमम बोला तो हमने कहा P प्लस क्यू इक्वल टू 40, मिनिमम बोला तो हमने P माइनस क्यू इक्वल टू 18, और दोनों से सॉल्व किया, P आ गया 29, लार्जर फोर्स इज 29 एंड स्मॉलर फोर्स इज 11 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो ये अपने आप में क्वेश्चन था कि अलग अलग फोर्सेस को बताओ, लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। ये कहा गया कि इन दोनों फोर्सेस को जब हम किसी एंगल थीटा पर लगा देते हैं तब रिजल्टेंट 38.6 आता है। तो आप क्या करो, उस एंगल को बताओ। तो हमने कहा कि किसी थीटा पर लगाने पर, किसी P और Q को थीटा पर लगाने पर रिजल्टेंट क्या होता है? तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। और संयोग की बात है कि रिजल्टेंट दिया हुआ 38.6 इक्वल टू P स्क्वायर, P मतलब 29 स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इसको भी, प्लस 11 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 29 इंटू 11 कॉस थीटा। अब यहां से कॉस थीटा का मान जो आएगा वो आएगा 38.6 का होल स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर अपान 2 इंटू 29, 2 इंटू 29 इंटू 11। तो यहां से थीटा का मान आ जाए जो भी आ जाए। $34.15। ठीक है, तो यहां से आपका देख लीजिए 38.6 ऐसो में 20 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 29 डिवाइड बाई 11 एंड दिस इज cos इनवर्स 31। ये है, ठीक है, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 34.9। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था मैक्सिमम। अब देखिए अगर आपसे इंडिविजुअल फोर्सेस पूछता तो भी आप आसानी से बता सकते। इंडिविजुअल फोर्सेस क्या होगा, 29 न्यूटन एंड 11 न्यूटन। लार्जर फोर्स इज 29 न्यूटन एंड स्मॉलर फोर्स इज 11 न्यूटन। द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 29 एंड 11 न्यूटन इज 40 न्यूटन and minimum resultant of 29 and 11 Newton is 18 Newton. The maximum resultant will occur when theta equal to 0. Both forces are acting in the same direction, and minimum resultant will occur when theta equal to 180. Both forces are opposite to each other. ओके, सब कुछ क्लियर है? तो अब हम सब लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द रिएक्शन डेवलप एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर रिएक्शन डेवलप हो, जो भी रिएक्शन हो, पता नहीं कैसा हो, व्हेन द रोलर इज जस्ट पुल्ड अवे बाय फोर्स पी। अच्छा, जस्ट पुल्ड अवे का मतलब क्या होता है? ठीक है, जस्ट पुल्ड अवे का, जस्ट पुल्ड अवे का मतलब क्या होगा?
तो अब आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट पुल्ड अवे का मीनिंग क्या है। पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट पुल्ड अवे। देखिए आप खुद सोचिए, एक कोई चीज आप खींच रहे हैं और यहाँ पर एक ईंट आ गया, एक ब्रिक आ गया और ब्रिक ने स्टॉपर की तरह काम किया। अब रस्सी से अगर आप खींच रहे हैं तो क्या ये ऐसे घूम के ऊपर ऐसे आएगा? मीनिंग समझिएगा, क्या ये ऐसे रोटेट करता हुआ ऊपर आएगा? और अगर रोटेट करता हुआ ऊपर आएगा तो आप बताइए जस्ट पुल के समय ये इस सरफेस को छोड़ देगा? जस्ट पुल किए, बस अब तो खींच गया। आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचने में एक ऐसा समय आएगा कि इस कांटेक्ट को छोड़ देगा, और जिस समय इस कांटेक्ट को ये छोड़ने वाला होगा उसी कहेंगे बस अब तो खींच गया, जस्ट पुल हो गया। तो उस सिचुएशन में मतलब आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ का कांटेक्ट जस्ट छुड़वा देना है। अब आप बताइए, यहाँ पर पी ऐसे लगाए, यहाँ इसका वेट लगने वाला है mg, रिएक्शन यहां पर नहीं आने वाला। यहां जस्ट पुल का मीनिंग आपको क्या करना है, नो रिएक्शन एट दैट पॉइंट। नो रिएक्शन क्यों भाई नो रिएक्शन? क्योंकि जस्ट ये कांटेक्ट छोड़ने वाला है। अब यहां पर एक पी तो आप लगाए ही हो, वो पी लगेगा, वो तो एक्सटर्नल। mg धरती माता ये तो कभी माफ नहीं करती। दो फोर्सेस है, एक फोर्स आपके रिएक्शन की वजह से आएगा यहां पर बी की वजह से। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा? तो इसका रिएक्शन ऐसा होगा कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करे। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये थ्री फोर्स मेंबर है। इस समय जस्ट पुल के केस में, अगर जस्ट पुल का केस ना हो तो यहां पर भी एक रिएक्शन होगा, वो आपका थ्री फोर्थ मेंबर नहीं होगा। तो जस्ट पुल्ड अवे के केस में दिस इज अ थ्री फोर्थ मेंबर, एंड इफ द बॉडी इज एक्टिंग, if the body is a three force member and three forces are acting not parallel to each other। अब इसमें दो इंटरसेक्टिंग पहले से ही दिख रहा है mg और p। तो इफ द फोर्सेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर देन द फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम के लिए सारे फोर्सेस का, तीनों फोर्सेस का कॉन्करेंट होना बहुत जरूरी है, और कॉन्करेंट में दो तो एक पॉइंट ए से पास कर ही रहे हैं, तो तीसरा भी एक पॉइंट ए से पास करेगा। तो क्या होगा, पासेस थ्रू ए। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर से जाएगा पर फ्रिक्शन भी आएगा। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ए से पास करेगा। तो यहाँ ये पूछा नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए, ये पूछा है कि बी पर नेट जो रिएक्शन होगा, जो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या होगा। मतलब आपसे कुछ कहा नहीं, सिंपल बोला है कि रिएक्शन एट बी मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ए बिकॉज weight and force P, external force P, both are intersecting at point A, and the body is acted with the three forces. And if the body is in the under the influence of three forces and also in equilibrium, the body is also in equilibrium, then all three forces must pass through a single point. Means all three forces must be concurrent, and the if the reaction at B is passing through, if the reaction at B must be concurrent to the intersecting point of Mg and P, then reaction at B must pass through the point A। पॉइंट ए से रिएक्शन एट बी को पास करना ही होगा, तो क्या होगा, पासेस थ्रू पॉइंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्सेस 5, 3 एंड 9 न्यूटन आर इन। ऐसे तीन फोर्सेस हैं, क्या वो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ऐसे में आप किन्हीं दो फोर्सेस को चूज करें, कोई दो चूज कर लीजिए, रैंडमली आपके ऊपर है। तो मान लीजिए 5 और 3 को हमने चूज किया। अब 5, 3 का मैक्सिमम रिजल्टेंट आपका हो सकता है 8। मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 8, और मिनिमम रिजल्टेंट आपका हो सकता है 2। मैक्सिमम रिजल्टेंट भाई बहुत ज्यादा होगा कि दोनों जुड़ जाएंगे,
और मिनिमम होगा दोनों का डिफरेंस। द मैक्सिमम रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन इफ 5 Newton and 3 Newton both forces are acting at a body. The maximum possible resultant of these two forces are 8 Newton and minimum possible resultant of these two forces are 2 Newton. तो मैक्सिमम 8 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है। क्या ये किसी भी हाल में 9 को बैलेंस कर सकता है? नहीं कर सकता है। 9 को 9 ही बैलेंस करेगा अपोजिट होके, ठीक है। या फिर किसी एंगल पे ऐसा कुछ ले, 9 के लिए 9 ही चाहिए और ये कहा कि हम पूरी औकात लगा दें तो भी 9 ना हो पाएंगे। हमारा जो कुछ भी होगा वो 2 से लेकर 8 के बीच में होगा। मिनिमम 2 हो सकता है और मैक्सिमम 9 हो सकता है, सॉरी 8 हो सकता है। तो 5 और 2 मिलके 9 प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कोई दो आप चूज करिए, अगर उसके रेंज के बीच में कोई दो आप चूज करिए, उसके रेंज के बीच में तीसरा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अगर ये 1 न्यूटन भी होता तीसरा तो भी नहीं, क्योंकि 5 3 का मिनिमम जो होगा वो 2 से कम नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही ना? तो आप क्या करिए, ऐसी सिचुएशन, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, इससे ज्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है कि कोई दो चूज करना है और दोनों के रेंज में अगर तीसरा आ गया तो गारंटी इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसके बराबर रिजल्टेंट डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं नहीं, नॉन इक्विलिब्रियम। 539 आर इन नॉन इक्विलिब्रियम। एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नॉन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही? अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एक्टिंग इन द सेम प्लेन ऑन अ रिजिड बॉडी। फोर्स और कपल, फोर्स और कपल, कपल में नेट फोर्स जीरो होता है, कपल में नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो क्या सिंगल फोर्स और कपल कभी भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? नॉट, ठीक है। कैन नॉट बैलेंस टू ईच अदर, बैलेंस टू ईच अदर, नो भाई, कपल फोर्स को बैलेंस कर ही नहीं सकता, कपल को कपल ही बैलेंस करेगा। आर इक्विवेलेंट नहीं, फोर्स और कपल कैसे इक्विवेलेंट हो जाएंगे? आर नॉट प्रोड्यूस नेट फोर्स, आर नॉट, नेट फोर्स होगा क्योंकि ऑलरेडी नेट फोर्स इसका जीरो है और एक फोर्स आ गया, तो आपका नेट फोर्स होगा, नॉट नहीं, प्रोड्यूस और नेट फोर्स होगा। कैन नॉट बैलेंस टू ईच अदर, सही, लास्ट ऑप्शन, कैन नॉट बैलेंस टू ईच अदर। नेक्स्ट, अ फोर्स 100 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। एक कोई 100 न्यूटन का फोर्स है और ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। A force 100 Newton is acting vertically upward is resolved into two forces। ठीक है भाई, दो फोर्स में आप रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एंगल में कर सकते हैं। किसी एक सिंगल फोर्स को इनफाइनाइट तरीके से, सिंगल फोर्स को इनफाइनाइट तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है किन्हीं दो डायरेक्शन में, ठीक है। किन्हीं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना ही कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है। अ फोर्स 100 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड इज रिजॉल्व इनटू टू फोर्सेस। बहुत बेहतरीन बात है, रेजोल्यूशंस के केस हमने आपको करा रखे। वन बीइंग 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक जो है वो 50 न्यूटन है, वो हॉरिजॉन्टल है। ये दो फोर्सेस नहीं है, एक फोर्स को दो अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। एक जो है वो 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वन बीइंग 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक आपका 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल, द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट फ्रॉम रिजल्टेंट। तो सेकेंड कंपोनेंट का डायरेक्शन कुछ मान लो, अल्फा मान लो, ये 90 है। अब आप बताओ ये जो होगा वो क्या होगा? 100 अपान साइन टोटल एंगल 90 प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अपना नहीं भाई, दूसरे का, अपना नहीं दूसरे का, सॉरी, इंटू साइन अल्फा। आप अपने से बताओ, एक 100 न्यूटन का फोर्स है, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया गया, तो ये जो होगा ये क्या होगा? 100 अपान टोटल एंगल 90 प्लस अल्फा साइन अल्फा, अपना नहीं, और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? 100 अपान
साइन 90 प्लस अल्फा, अगर आप लेक्चर देखें तो कोई दिक्कत नहीं होने चले, इनटू साइन 90, अपना नहीं दूसरा एंगल देखना है। अब अगर हम इसी को सॉल्व कर लें कि 50 इक्वल टू 100 अपान साइन 90 प्लस अल्फा, साइन टोटल एंगल इनटू साइन अल्फा, तो साइन 90 प्लस अल्फा अगर आप देखें तो ये होता है कॉस अल्फा, तो यहां से टेन अल्फा जो आ जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड अल्फा इक्वल टू, अरे भाई 50/100 करेंगे, साइन अपन कॉस 10 हो गया, तो टेन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का टेन इनवर्स लेने पर अल्फा आ गया आपका 26.6 डिग्री। एकदम सिंपल तरीके से 26.6 डिग्री, 26.6 डिग्री आपका अल्फा का मान हो गया। tan alpha equal to half, and if the tan alpha equal to half, then alpha must be equal to 26.6 degree. ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं, धीरे धीरे 2 लेक्चर एटलीस्ट इसमें जाएगा ही जाएगा। देखिए इसमें करना क्या था, कुछ आसान चीजें, बात समझिए क्या करना था। एक सिंगल फोर्स 100 न्यूटन जो कि वर्टिकल था, इसको दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक किया गया, और जब ब्रेक किया गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका 50 न्यूटन आया, और किसी और डायरेक्शन में कुछ आएगा, वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने माना दूसरे का अल्फा डायरेक्शन। अब ये जो 50 है ये होगा कितना, ये 100 अपान साइन टोटल एंगल इनटू साइन दूसरे के बीच के साथ एंगल, तो दूसरे के साथ इसका अल्फा एंगल है, तो 100 अपान साइन 90 प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहां से अल्फा का मान आ गया 26.6 डिग्री। क्लियर हो गया ना सब लोग? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सारे क्वेश्चंस करते रहिएगा, ठीक है? The resultant of two forces P and Q acting at angle theta is 2m plus 1 under root m p square plus q square। तो दो फोर्सेस P और Q हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो है 2m plus 1 under root p square plus q square when they are acting at angle theta। तो कोई बात नहीं, रिजल्टेंट तो हमें आता ही है, तो रिजल्टेंट 2m plus 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा व्हेन एक्टिंग एट एंगल थीटा। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये तो पहला इक्वेशन हो गया, पहली बात कहने से हो गया। एंड इफ बोथ आर एक्टिंग एट एंगल 90 माइनस थीटा द रिजल्टेंट इज 2m माइनस 1। कलर चेंज करते हैं, अगली बात को कहते हैं, तो अगली बात कह रहा है द रिजल्टेंट इज 2m माइनस 1 का हो 2m minus 1 under root p square plus q square when both are acting at angle 90 minus theta, p square plus q square plus 2pq cos not theta, both are acting at 90 minus theta। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m minus 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, और यहाँ आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको इसी दो इक्वेशन से एंगल निकालना है, इन्हीं दो इक्वेशन से क्या करना है, एंगल निकालना है। तो अब बताइए, इससे हम साइन निकाल लें, इससे हम कॉस निकाल लें तो tan निकल जाएगा, तो नीचे वाले से साइन थीटा अगर निकालें तो साइन थीटा या पी क्यू साइन थीटा लिख लो, यहां से हम लिखें तो 2pq साइन थीटा इक्वल टू आएगा
m माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन और ब्रैकेट में आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर इधर लाए तो ये स्क्वायर माइनस वन, और अगर हम यहीं पे कॉस थीटा निकालें तो कॉस टू पी क्यू कॉस थीटा ऊपर वाले एंगल से निकालें, टू पी क्यू कॉस थीटा आएगा आएगा टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन और ब्रैकेट में आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा टू एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपान टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, सॉरी माइनस वन। अब यहां से अगर आप सॉल्व करें तो आपको चीजें मिल जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू ये फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम और नीचे होगा फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम, और यहां से m कॉमन ले लें, फोर एम कॉमन ले लें तो यहां से आएगा m माइनस वन अपान एम प्लस वन, m माइनस वन अपान एम प्लस वन। तो यहां से आप कह सकते हैं b पर। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप इसको समझाते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ। फिर से समझाते हैं, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कोशिश करते हैं कि 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लें, 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 29 क्वेश्चंस हैं तो टोटल आपको 15 तो आज करने ही होंगे। कॉपी कर ली। अब क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िए। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल थीटा इज 2m प्लस वन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब थीटा एंगल पर लगता है तो ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, और उस समय रिजल्टेंट ये दिया है तो हमने दोनों पक्षों को अपनी सुविधा के अनुसार अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट हट गया, तो टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब इसी में व्हेन फोर्सेस एक्ट एट एंगल 90 माइनस थीटा, जब फोर्सेस 90 माइनस थीटा पर लगते हैं तो रिजल्टेंट बदल जाएगा, बिल्कुल बदल गया, वो आ गया 2m माइनस वन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ठीक है, अब 2m माइनस वन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड द एंगल इज नॉट थीटा, एंगल इज 90 माइनस थीटा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर आपने लिखा टू एम माइनस वन का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों को स्क्वायर करने पर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस टू पी क्यू साइन थीटा। अब इस वाले इक्वेशन से अगर साइन थीटा का मान, तो टू पी क्यू साइन थीटा ऐसे रहने दो, यहाँ पे टू एम माइनस वन का होल स्क्वायर और ये p प्लस क्यू इधर आएगा तो ये माइनस वन और ऐसे रह जाएगा। तो ये अलग एक इक्वेशन साइन थीटा के लिए, और टू पी क्यू कॉस थीटा इधर वो आ गया टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपने साइन थीटा इन दोनों को डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड कर देंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा टू एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन और यहाँ बचेगा टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फोर एम स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एम और वन वन कट जाएगा, तो यहाँ फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम, और आप फोर एम कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस वन अपान एम प्लस वन, एम माइनस वन अपान एम प्लस वन। तो टेन यहाँ पे थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स एम माइनस वन अपान एम प्लस वन, टेन इनवर्स एम माइनस वन अपान एम प्लस वन। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस हो गए। टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एंगल टू अल्फा, देन देयर रिजल्टेंट, टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट टू अल्फा,
दो इक्वल फोर्सेस हैं और इंक्लाइंड है टू अल्फा, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा तो वो होगा 2p कॉस अल्फा, नहीं यहाँ एंगल 2 अल्फा/2, 2p कॉस थीटा/2, तो यहां से आएगा 2p कॉस अल्फा। टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, और थीटा की जगह 2 अल्फा है, देन रिजल्टेंट इक्वल टू आएगा 2p cos θ/2 एंड 2p cos अल्फा। then their resultant is twice when they acting at angle 2 beta। तो ये जो है ये ट्वाइस है किसका है, जब उस पर रिजल्ट, जब वो 2 बीटा पर लगते हैं, देयर रिजल्टेंट इज ट्वाइस। फिर से पढ़िए, टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एंगल 2 अल्फा, दो इक्वल फोर्सेस हैं जो 2 अल्फा पर इंक्लाइंड हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज ट्वाइस, उसका रिजल्टेंट ट्वाइस है, ट्वाइस देन व्हेन दे एक्टिंग एट 2 बीटा। अच्छा 2 बीटा पर अगर लगे तो 2 बीटा पर रिजल्टेंट क्या आएगा, वो आएगा 2p cos 2 बीटा/2, मतलब यहां से क्या आएगा 2p cos बीटा। अब यहां पर पहले 2 बीटा पर लग रहे, 2 बीटा पर आपका आ गया था, 2 बीटा पर आपका आया था, 2 बीटा पर आपका रिजल्टेंट आया था 2p cos बीटा, और जब 2 अल्फा पर लगने लगा तो वो रिजल्टेंट पहले 2 बीटा वाले के दुगना है, तो cos अल्फा अपन बीटा करना, क्या करना, कुछ नहीं है, यहां से आएगा 2p cos अल्फा, आर का मान इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर डैश 2p cos बीटा। यहां से 2 कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, यहां से क्या निकालना था हमें, cos अल्फा अपान cos बीटा, cos अल्फा अपान cos बीटा, दैट इज दैट इज cos अल्फा अपान cos बीटा दैट इज 2। फिर से बढ़िए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप रिवर्स कर दिए तो 0.5 भी आंसर है, लेकिन वो नहीं करना, फिर से करना है। टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एंगल 2 अल्फा, दो इक्वल फोर्सेस वो इंक्लाइंड एट एंगल 2 अल्फा, देन देयर रिजल्टेंट, जब 2 अल्फा पर है तब उसका रिजल्टेंट इज ट्वाइस देन व्हेन दे एक्ट एट एंगल 2 बीटा। तो जब 2 बीटा पर लगते हैं तब रिजल्टेंट ये है, जब 2 बीटा पर लगते हैं तो 2p cos बीटा आएगा, और जब 2 अल्फा पे लगते हैं तो 2p cos अल्फा आता है, और 2 अल्फा वाला रिजल्टेंट 2 बीटा वाले रिजल्टेंट का दुगना है, 2 अल्फा वाला रिजल्टेंट 2 बीटा वाले रिजल्टेंट का दुगना है, का क्या है, दुगना, ट्वाइस है, तो वही हमने कर दिया, 2 अल्फा वाला रिजल्टेंट 2 बीटा वाले रिजल्टेंट का ट्वाइस है, तो यहां से आपका देखेंगे cos अल्फा अपन cos बीटा क्या आ जाएगा, cos अल्फा अपन cos बीटा इक्वल टू 2। द क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी, पता नहीं क्या क्वांटिटी होती है, कोई भी ऐसी मात्रा पता नहीं, द क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज m इंटू वी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज m इंटू बी, और रेट का मतलब टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सिर्फ चेंज इन मोमेंटम तो वो इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स, जो हम आपको पढ़ाएंगे 5th चैप्टर में, और डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन का कोई मतलब है नहीं। टू टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है भाई, टू टेंसाइल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दोनों के मैग्नीट्यूड एफ है, एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक एफ लग रहा है, एक एफ लग रहा है, और दोनों एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, और उन दोनों एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं और परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होगा यार, रिजल्टेंट इस सिचुएशन में हम क्या बताएं, रिजल्टेंट आपका होगा अंडर रूट, एकदम बेसिक से ही कर लो, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा, यहां पर 90, तो यहां से आ जाएगा f√2 या √2f,
एफ बाहर होगा, ध्यान रखिएगा, एफ यहां पर बाहर होगा, अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो दो इक्वल फोर्सेस अगर 90 डिग्री पर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट एफ रूट टू या रूट टू एफ होगा, एंड दैट रूट टू एफ विल बी इन बिटवीन रूट टू एफ, एंड ये क्या एंगल क्या होगा, चूंकि इक्वल है तो 45 डिग्री पर ही होगा। रिजल्टेंट विल बी रूट टू एफ। ओके, नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज नेगेटिव, एक्स कंपोनेंट इज नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, तो आप बताइए जो फोर्स है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। द फोर्स मस्ट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड, सॉरी भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो यही पूछा गया है कि कोई एक फोर्स है, कोई एक ऐसा फोर्स है जिसका x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है। इफ x कंपोनेंट इज नेगेटिव एंड y कंपोनेंट इज पॉजिटिव, देन force must be in what, second quadrant. If both x and y are positive, then force must be in first quadrant. If both x and y are negative, then force must be in third quadrant. And if x is positive and y is negative, then force must be in fourth quadrant. तो यहां पर आपका क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, बिकॉज एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ, अब देखिए न्यूटन की ही बात कर रहा है, विच लॉ ऑफ मोशन, और मोशन का लॉ आपका न्यूटन साहब ही नहीं दिया है, इक्वेशन भी 3 दिए और लॉ भी 3 दिए हैं, इक्वेशन भी 3 है और लॉ भी है। तो विच लॉ ऑफ मोशन गिव द मेजर ऑफ फोर्स, मापता कौन है भाई, definition of force first law, measurement of force is न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग नापते हैं F इक्वल टू एम ए, कितना ज्यादा बल लगा होगा, कितना बल लगा होगा, इसको मेजर करना सेकेंड का काम है, और कैलकुलेट मतलब क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना फर्स्ट का काम है। बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ ना सब लोग को। तो which law of motion give the measurement of force, quantitative value of the force, quantitative value, qualitative definition फर्स्ट लॉ, क्वांटिटेटिव वैल्यू कितना वैल्यू होगा वो आपका सेकेंड लॉ। क्लियर, तो which law of motion give the measurement of force, second law of motion। नेक्स्ट, a force while acting on a body may, अब देखिए क्या कर सकता है फोर्स, कर क्या सकता है, यही क्वेश्चन यहां पर है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो आप फोर्स व्हाइल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई एक बल जो बॉडी पर लग रहा है कर क्या सकता है, चेंज इट्स मोशन, बिल्कुल कर सकता है। फोर्स में चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, तो मे चेंज इट्स मोशन, बैलेंस द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट। तो जो ढेर सारी बल लग रहे हैं, जैसे कभी कभी दीवार गिर रही होती तो हम टेक देके हम फोर्स लगा के उस एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिल्कुल सही है। गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस, बिल्कुल, अगर मान लीजिए दीवार को आप ढकेल रहे हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस। तो एक फोर्स ये सब कर सकता है, और सब कहने वाला डी है, और जो सब कह रहा है वही सही है। तो फोर्स while acting on a body may change its motion, balance the forces already acting on it, give rise to the internal stress को बढ़ा सकता है, all of this, तो all of this यही सही है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड, देखिए रिजल्टेंट फोर्स को प्राप्त करना तो वो कंपोजिशन कहलाता है, और एक फोर्स को दो अलग अलग फोर्सेस में ब्रेक करना वो रेजोल्यूशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ द फोर्स। तो रिजल्टेंट प्राप्त करना वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, एंड ब्रेकिंग
in two component. The process of breaking in two component of a force is known as resolution of the force. तो ये ध्यान रखिए, composition resultant, to find out the resultant of the force is known as composition, and to find out to break the force into two component is known as resolution of the force. बात समझ में आ रही? तो ये आपका क्या होगा, composition of the force. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। यहां तक आज समाप्त करते हैं, अगले सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे, सेकंड चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट होगी, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कल समाप्त हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा देंगे, वन बाय वन हम सीक्वेंसली सारे क्वेश्चंस को कराते हैं। कोशिश रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में कवर हो जाए, तो अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में कवर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। 18-20 क्वेश्चन हुए, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। कोई भी कहीं भी समस्या हो तो आप काउंसलर सदस्य के नंबर जो भी आपको दिए गए हैं, आपने बैच ज्वाइन किया है तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पलाइन नंबर्स मिले होंगे, उन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी बातों को कह सकते हैं, उस समस्या का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग जो भी प्रॉब्लम रहे आप अपने काउंसलर सदस्य को कॉल करें। जो आगे की प्लानिंग आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्या होने वाला, उसके लिए आप जीडी पांडे सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा पूरा आप पांडे सर के गाइडेंस में ही सारी चीजें हो रही हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके पांडे सर की ही है। हम 4 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ली है जिसको हम आपको कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, आधा समझ लीजिए कंप्लीट हो गया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, खुशियां बांटते रहें। हैप्पी होली। सब लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।